हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई प्लैनेट। आज हमारी मुलाकात वैसे तो यार बहुत दिनों के बाद हो रही है। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज का हमारा टारगेट क्या है यार? वो है हमारे डीपीपी ऑफ लेक्चर 8 9 10 के डिस्कशन का, है ना? तो पिछली कुछ मुलाकातें जो शेड्यूल होनी थी अकॉर्डिंग टू दी मंथली प्लानर और जो शेड्यूल नहीं हो पाई है, उन्हें आगे के ही 3 4 5 दिन के अंदर हम बिल्कुल पैरेलल लेकर आ जाएंगे, सो दैट जो हमारा मंथली टारगेट है, जो हमने डिसाइड किया हुआ है, उसमें किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन ना आ पाए मेजर, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है। और आपको याद होगा हमारी आखिरी मुलाकात में जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड लेक्चर किया था, उसमें कुछ 4 5 प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे। तो आज का जो डिस्कशन होगा यार, वो उन प्रॉब्लम्स के साथ ही शुरू होगा। मतलब पहले हम उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम लेक्चर 8 9 और 10 की जो भी डीपीपी प्रॉब्लम्स थी, यानी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पर बेस्ड, कैपेसिटर्स एंड फाइंडिंग कैपेसिटेंस पर बेस्ड, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड, जो मैंने आपको डीपीपी प्रॉब्लम्स दी हैं, उनका भी डिटेल डिस्कशन आज होने वाला है। ठीक है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि आपसे वो सवाल बने हो या ना बने हो, आपको ये सभी डिस्कशंस जो हैं वो बहुत डिटेल में देखने चाहिए। कारण उसका बहुत सिंपल सा है। हो सकता है कि आपसे सवाल बन चुका हो, मगर आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखने और समझने के लिए मिल जाए। हो सकता है कि सवाल के किसी बीच के स्टेप पर जाके आप किसी कारणवश अटक गए हो, तो उसमें कैसे उसे प्रोसीड करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट। और हो सकता है कि अगर आपको समझ में ही ना आ रहा हो हाउ टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, तो भी उसके लिए प्रॉपर डिटेल डिस्कशन देखना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट। सो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप जानते हैं ऑलरेडी कि 14th ऑफ अप्रैल को, यानी लास्ट मंथ, मिड ऑफ द मंथ, हमारा जो एम 2022 बैच है वो अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हो गया था। अगर आप चाहते हैं तो आप उस बैच को परस्यू कर सकते हैं यार। वो सभी 12th एस्पिरेंट्स के लिए और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल बैच है। काफी अच्छा चल रहा है, और उस बैच को लेने के दौरान या अनअकैडमी प्लस पे कोई भी और बैच लेने के दौरान भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट। जैसा आप ऑलरेडी जानते हो कि लेक्चर प्लानर जो है चैप्टर 2 का, ये मैंने आपको दिया हुआ था। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तक की जो हमारी कहानी है यार, ये सारी की सारी कहानी एक बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये लेक्चर भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी वाला होगा। लेकिन ये नेक्स्ट इंटरैक्शन है। आज के इंटरैक्शन में हम प्रीवियस 3 जो लेक्चर्स हैं, 8 9 और 10, इनके डीपीपीज को डिस्कशन में लाने वाले हैं। ठीक है। चलिए। तो ये टेलीग्राम चैनल जो है जेई प्लैनेट का, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन होगा। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लैंड कर जाएंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि सारे लेक्चर नोट्स, डीपीपीज के डिस्कशन नोट्स, सब कुछ आपको वहीं पर मिलने वाला है। इसके अलावा शेड्यूल फॉर मई मंथ मैंने आपको प्रोवाइड किया था। इसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो पूरे मई मंथ का जो शेड्यूल है यार, वो आपकी नजरों के सामने है। जो हमारा डीपीपी डिस्कशन था लेक्चर 8 9 10 का, वो 16th ऑफ मई को ऑलरेडी शेड्यूल्ड था। ठीक है। और आज हो गई है यार 21st, यानी हम मोटे तौर पे बात करें तो 5 दिन के लैग के साथ चल रहे हैं। मगर ये 5 दिन का लैग जो है, ये विद इन नेक्स्ट 2 3 डेज जो है वो हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 5 दिन, इनफैक्ट 3 लेक्चर्स ही हैं हमारे, लेक्चर 11, लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13। सो विद इन नेक्स्ट 3 डेज वील बी एबल टू कंप्लीट इट, है ना? पैरेलली आ जाएंगे। उसके बाद तो अगला यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है। सो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे यार, मैं और मेरी टीम तो हमेशा आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती है, लेकिन जैसा आप जानते हो कि उसके अलावा भी बहुत और अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स, अच्छी अच्छी फैकल्टी टीम भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। उनसे गाइडेंस लेने के लिए आप बैचेस परस्यू भी कर सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस के बेनिफिट से अगर आप देखें तो एक ही साथ कोई एक बैच परस्यू करने पे आप बाकी एडुकेटर्स से बाकी बैचेस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अभी 12th के साथ साथ ही क्या 11th किया जा सकता है? तो यार 12th आप यादगार सीरीज में भी कर रहे हो, 12th आप एम 2022 बैच में भी कर रहे हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ऑलरेडी, हमने तो अभी 11th का बैच अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च नहीं किया है, मगर ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे बैचेस भी चल रहे हैं। तो आप साथ के साथ अगर अपनी टाइम मैनेजमेंट बढ़िया कर पा रहे हो, तो आप 11th के बैच भी यार पैरेलली ले सकते हो। उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है।
अनअकैडमी प्लस के बारे में जैसे हम बात करें तो अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करता रहता हूँ, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट वगैरह के बेनिफिट्स भी आपको मिलते ही हैं। आइकॉनिक के बारे में अगर हम बात करें तो यार ये ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है, जैसे इसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है? तो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए आप अनअकैडमी आइकॉनिक प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने अटैच्ड है। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं। प्लस का और आइकॉनिक का आपके सामने अमाउंट भी लिखा है और फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है? 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की डिटेल भी मैंने आपको अटैच कर दी है। ये मेजरली आपके जूनियर्स, आपसे छोटे बच्चों के काम आएँगे, घर में छोटे भाई-बहन हों जो पढ़ रहे हों अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म से, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। राइट? सो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विद व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो प्रॉब्लम्स में जो सबसे पहली शुरुआत है, वो देखते हैं यार कौन सी प्रॉब्लम से हो रही है। तो पहला सवाल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये लास्ट लेक्चर की ही प्रॉब्लम्स में से एक है ना? तो पहला सवाल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। लाइन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज से ही अरेंजमेंट बनने वाला है, उसके बाद तो फिर फिजिक्स है। लेकिन अगर लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं हुई तो यार फिजिक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो एक बार फिर से देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली। तो पहले ना मैं n प्लेट्स बनाने की कोशिश करूंगा यार। तो मैं क्या करूंगा, मैं n प्लेट्स बनाता हूँ। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी प्लेट ये हो गई, और ये इक्वी स्पेस्ड प्लेट्स हैं, चौथी प्लेट ये हो गई। एंड दीज आर इन टोटल n प्लेट्स। इन टोटल कितनी प्लेट्स हैं यार? n प्लेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल n प्लेट्स हैं। तो हमें पता है यार इनके बीच के गैप कितने हो जाएंगे। तो यार दो प्लेट्स के बीच में एक गैप है, तीन प्लेट्स के बीच में दो गैप है, चार प्लेट्स के बीच में तीन गैप है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास n प्लेट्स हैं तो n माइनस वन गैप्स हैं। दो प्लेट्स के बीच में, दो फिंगर्स के बीच में एक स्लिट है, एक गैप है, तीन के बीच में दो गैप है, चार के बीच में तीन गैप है, तो n के बीच में कितने गैप्स हो गए? n माइनस वन, है ना? और सुनिए क्या है, आपने इनको ना ऑल्टरनेटली कनेक्ट किया हुआ है। ऑल्टरनेटली कनेक्ट करने का क्या मतलब है? मान लो इसको मैंने कनेक्ट किया है VA पोटेंशियल से, ठीक है, VA पोटेंशियल से। तो आपने इस प्लेट को फिर अगले वाले से कनेक्ट नहीं किया, उसके अगले वाले से कनेक्ट कर दिया। फिर उसको किससे कनेक्ट किया? उसके अगले वाले से कनेक्ट किया। ऑल्टरनेटली कनेक्ट कर रहे हो। और मान लो यहाँ पर ऐसे ही दिखा देते हैं हम इसको कि ऑल्टरनेटली यहाँ कनेक्ट किया, लाइक दिस। मान लीजिए सिमिलरली आप कहते हैं कि सर इसे हमने VB से कनेक्ट किया है, VB से, VB से। तो आप कहेंगे जिसे हमने VB से कनेक्ट किया है उसको उसके ऑल्टरनेटिव प्लेट से आपने ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस। फिर ऑल्टरनेटली कनेक्टेड है, लाइक दिस। ऐसा ही होगा ना यार? तो कुल मिला के बात समझ में आने वाली बात ये है, देखो कि आप ये कह पाएंगे कि सर ऐसा है, ये जो हमारा पहला गैप है, पहला अ, 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 यहीं से दिखा देते हैं, देखिए। आप बोलेंगे सर ये वाला जो पहला गैप है, पहला रीजन है, ये कैपेसिटर की तरह फॉर्म कर रहा है, ये कैपेसिटिव रीजन की तरह बिहेव कर रहा है, या एक कैपेसिटर है आम शब्दों में बात करें, जो ए और बी के बीच में लगा है। अगले कैपेसिटर को देखें, क्योंकि ए से आपने इसे ऑल्टरनेटली कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी ए और बी के बीच में लगा है। अगले वाले को देखिए, फिर ये व्हाइट और ग्रीन के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में लगा है। तो अगर कुल मिला के आप बात करोगे तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ सर n-1 कैपेसिटर्स हैं, n-1 कैपेसिटर्स हैं, n-1 कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन, कनेक्टेड बिटवीन किसके किसके बीच में कनेक्टेड है यार? कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, वी ए एंड वी बी। तो जब यार सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल वाला आएगा। जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल वाला आएगा। और कितना आएगा? आप बोलेंगे सी प्लस सी प्लस सी, कितनी बारी यार? n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स, so it is n-1
into C. That's your result. So the correct जवाब क्या निकल कर आ गया यार? Correct result will be option C, n minus 1 into C. बात कुछ कुछ समझ में आई होगी, है ना? Let's move on to the next one. अगले सवाल के बारे में बात करते हैं यार। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, चार प्लेट्स हैं जिनका एरिया इक्वल है एंड दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंसेस d and are arranged as shown in the figure. The equivalent capacity is, अब देखो यार ध्यान से समझने वाली बात क्या है, आपने कहा कि सर ये VB है, तो अगर यार ये VB है तो डेफिनेटली ये भी VB पोटेंशियल पे होगा और ये भी VB पोटेंशियल पे होगा, और आप बोलेंगे कि सर ये पोटेंशियल देखिए A से डिनोट हो रहा है, तो ये VA है और ये भी VA है ना, जो एक्सट्रीम से कनेक्टेड है इधर भी। अब देखो जरा, कोई भी स्पेस कैपेसिटर की तरह तब बिहेव करेगा जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, ताकि उस पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हायर टू लोअर डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाले रीजन को ध्यान से देखने पे ये समझ में आया, ऊपर वाले रीजन को यहाँ ध्यान से देखने में समझ में आया कि इस रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, तो यार ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इस रीजन के अक्रॉस भी VBVA पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो बीच वाला रीजन है, इसके दोनों ही प्लेट्स B और B पे अटैच्ड हैं, इसका मतलब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करने वाला नहीं है। तो आप बोलेंगे शेयर जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा C इफेक्टिव, दो कैपेसिटर ऐसे हैं सर आपके पास, दो कैपेसिटर ऐसे हैं जो VA और VB के बीच में लग रहे हैं, VA और VB के बीच में लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा दो कैपेसिटर सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है यार? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण आप इसको बोलोगे कि यार C इफेक्टिव जो है वो 2C निकल कर आ रहा है, यानी ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D निकल कर आ रहा है। सो द करेक्ट रिजल्ट विल बी ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके की प्लेट प्रॉब्लम्स में करते क्या है यार, हम सिर्फ वो रीजन काउंट करने की कोशिश करते हैं जिन रीजन्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जिन भी रीजन्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, हायर टू लोअर डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही होगी, और उसी रीजन को आप क्या बोलोगे, उसी अरेंजमेंट को आप बोलोगे कैपेसिटर है सर। कैपेसिटर इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड कंडक्टर्स which stores the electrical energy in the form of electric field. हाँ, all right. चलिए आगे बात करते हैं। अब आपका सवाल है, the capacitor of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series. A potential difference of 500 volts applied to the outer plates of the two capacitor system. Then the charge on each capacitor is numerically. देखो यार समझने वाली क्या बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने बोल दिया कि चार्ज तो दोनों पे सेम होने वाला है, Q1 इज इक्वल टू Q2 होने वाला है, ठीक है। अब आप क्या क्या बात कर पाओगे, आप बोलोगे शेयर, सबसे पहले सर C इक्विवेलेंट लिखना समझदारी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2, और C इक्विवेलेंट जो आप लिखोगे बेटा वो लिखोगे C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी यू विल सिंपली राइट इट एज 4 into 6 by 4 plus 6, यानी 24 by 10, 2.4 माइक्रोफैराड्स। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, राइट। गिवन कि जो Vnet आपने लगा रखा है, VHL और Vnet, हायर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हुआ है यार, वो हायर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो 500 वोल्ट्स है, इट इज 500 वोल्ट्स, ऑलराइट। सो जो Q1 इक्वल टू Q2 होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू VHL। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है और वही इक्विवेलेंट चार्ज इंड्यूस भी होगा ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इट इज 2.4 into 500, ऑलराइट। सो कितना निकल कर आ गया यार, 24 into 5 अगर आप कर दोगे तो वो 120 निकल कर आएगा, सो इट इज 1200 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोफैराड में है और ये वोल्ट्स में है, मल्टीप्लाई करने पर ये कूलम में नहीं माइक्रोकूलम में निकल कर आने वाला है, ऑलराइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई, इजी इट इज।
हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे यार। एक सर्किट सॉल्विंग करने के बहुत सारे तरीके होंगे, वो हम गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं आगे। अगला सवाल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, तो इसका टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड है। द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स and filled with two media as shown in the figure having dielectric constant K1 equal to 2 and K2 equal to 4. The capacitance of the system now will be, देखो यार समझो, जब आपने प्लेट का एरिया आधा किया है तो आप इसको बोल दोगे कि इसका इफेक्टिव एरिया A/2 है, और ये कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया ऑफ C2 कैपेसिटेंस। और प्लेट सेपरेशन अभी भी इसकी उतनी ही रही है, प्लेट्स के बीच की दूरी तो D ही है। और मैं कहूंगा कि इसका प्लेट एरिया भी A/2 हो गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे गिवन क्या है। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन ये है कि सर पुराना वाला जो ऑलरेडी गिवन कैपेसिटेंस है वो कितना है। वो है C, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D कायदे से आपको एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना चाहिए, मगर आप उसको वैक्यूम ही ट्रीट करोगे। देखो ना ऊपर क्या लिखा है, विद एयर एज अ मीडियम। तो जब एयर एज अ मीडियम दिया है तो या तो सर एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी हो, नहीं तो आप उसको वैक्यूम ट्रीट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है यार, इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड्स। 10 माइक्रोफैराड्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये ऊपर वाली पूरी प्लेट जो है, ये वाली पूरी प्लेट जो है, ध्यान से देखो मेरे कर्सर पे नजर, ये हायर पोटेंशियल पर है मान लेते हैं। किस पर है यार ये, हायर पोटेंशियल पे, VH पे। और ऐसे ही हम बोल देंगे कि सर ये जो नीचे वाली प्लेट है ये लोअर पोटेंशियल पे है, VL पे। तो ऐसा कहने से फायदा ये हो गया कि सर ये जो दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं आपके सामने, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, पैरेलल में। K1 और K2 वाले जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कैसे कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं यार ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो अब आप क्या बोलेंगे, नाउ फाइनली, फाइनली जो सी फाइनल निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आप बोलोगे C1 प्लस C2। So we'll simply be able to say कि क्या हो जाएगा ये, C1 की वैल्यू लिख देंगे सर K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D। अग्री करते हो, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें से एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिया जाए इन दोनों ही टर्म्स में से, यू विल बी लेफ्ट विद, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, K1/2 प्लस K2/2, यानी K1 प्लस K2/2। ठीक है, तो ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, सी फाइनल जो निकल कर आया, आपने कहा एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू तो यार 10 माइक्रोफैराड है, तो इसको आपने डाला 10। K1 प्लस K2 कितना है, K1 की वैल्यू 2 दे रखी है, K2 की वैल्यू 4 दे रखी है, डिवाइडेड में 2 कर देंगे तो ये 2 प्लस 4 6/2 3 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। 30 microfarads will be your result and hence you will choose option C। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, नया कैपेसिटेंस मतलब डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के आने के बाद वो भी थोड़ा सा ऐसा और थोड़ा सा वैसा, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाले हैं आपने, जिन्होंने प्लेट्स के बीच के पूरे रीजन को फिल कर दिया है, जिसके कारण आपकी फाइनल कैपेसिटेंस जो है उसमें कुछ इस प्रकार का चेंज निकल कर आ रहा है। तो ये कैपेसिटेंस को डील करने या कैपेसिटर के अरेंजमेंट को समझने के साथ साथ कॉम्बिनेशन से डील करने वाला भी एक सवाल है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि पिछले लेक्चर में टोटल मैंने 5 सवाल आपको करने के लिए दिए थे, जिसमें से 1 2 3 4 4 सवाल डिस्कस हो गए हैं। पांचवा सवाल ये आपके सामने है, इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे डीपीपी डिस्कशन की तरफ, लेक्चर 8 9 और 10 के। ऑलराइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट
पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल है। सवाल क्या है? इस सवाल तक जाने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ। देखो चक्कर क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है यार। जैसे जो अरेंजमेंट आप अभी कैपेसिटर्स के साथ पढ़ रहे हैं, अगली ही यूनिट में यही अरेंजमेंट आप रेसिस्टर्स के साथ भी पढ़ सकते हो। इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेसिस्टर्स में ही आपको ये ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो क्यों ना मैं रेसिस्टर की फॉर्म में ही समझा दूं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए, एक ये रेसिस्टर ये रहा, एक ये रेसिस्टर है, एक ये रेसिस्टर है, और एक ये रेसिस्टर है। एंड दीज आर टू पॉइंट्स ए और बी, ए और बी, और ये दो पॉइंट्स हैं एम और एन। ठीक है, और बीच में लगा है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसमें से फ्लो होने वाला करंट IG होगा, गैल्वेनोमीटर करंट। और हम बोलेंगे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? आप बोलोगे कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग का मतलब है गैल्वेनोमीटर में से जो बीच वाली आर्म है MNR, इसमें से कोई करंट ना निकले, कोई करंट फ्लो ना करे। तो आप ये बोलोगे यदि, इस रिजल्ट को अभी के अभी ध्यान रख लीजिएगा, प्रूफ हम अगले यूनिट में इसका करने वाले हैं। तो अगर P बाई क्यू R बाई S के बराबर हो जाए, या P बाई R Q बाई S के बराबर हो जाए, P बाई R Q बाई S के बराबर हो जाए, या PS इक्वल टू RQ हो जाए, देन आप क्या बोल पाएंगे? मैं फिर से बोलता हूं, अगर P बाई क्यू R बाई S के बराबर हो जाए, या P बाई R Q बाई S के बराबर हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई PS इक्वल टू RQ हो जाए, देन इन दैट केस आप क्या बोल पाएंगे? आप ये बोल पाएंगे कि नंबर एक बात, गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा? जीरो। करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। नंबर दो बात, अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यार हायर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप बोलोगे जो टॉप मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल है वही एन का भी है, वीएम और वीएन बराबर होंगे। या फिर आप कह सकते हो कि वीएमएन क्या निकल कर आ जाएगा? जीरो निकल कर आ जाएगा। और तीसरी बात, अगर आप आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालने के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे कि सर अगर आपने बीच वाली आर्म को उड़ा दिया तो ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, ये भी दोनों सीरीज में हो गए, और ऊपर वाले और नीचे वाले का इक्विवेलेंट पैरेलल में हो गया। समझ रहे हैं? तो आप ये बोलेंगे कि आर ए बी जो होगा दैट विल बी, ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे यार P प्लस क्यू, नीचे वाले भी दोनों सीरीज में हो जाएंगे R प्लस एस, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो दिस इनटू दिस बाय दिस प्लस दिस हो जाएगा। माइंडेड बच्चों, रेसिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर्मूले ही इंटरचेंज होंगे, कॉन्सेप्ट इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस डिजाइन का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस डिजाइन का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यदि P बाई क्यू R बाई S के बराबर हो, या P बाई R Q बाई S के बराबर हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम आ रही हो, देन इन दैट केस बीच वाली आर्म में से करंट फ्लो नहीं करता, तो बीच वाली आर्म की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। एज सच अगर आप उसे उठा के बाहर फेंक दोगे तो सर्किट या नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो आप ये बोलेंगे इस वाले को तो इग्नोर कर दीजिए सर, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट, क्योंकि P बाई क्यू R बाई S के बराबर है, या P बाई R Q बाई S के बराबर है, या PS इक्वल टू RQ के बराबर है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं बस इतना बोलूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट के तहत बीच वाले को हटा के बाहर फेंक सकते हैं। यदि बीच वाले को हटा के बाहर फेंक सकते हैं तो ऊपर वाले दोनों देखिए सीरीज में आ गए। तो जैसे ही आपने कहा ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ गए, तो 10 और 10 अगर सीरीज में होंगे, 10 और 10 अगर सीरीज में होंगे, तो जैसे रेसिस्टर्स के पैरेलल होने पे बराबर के रेसिस्टर आधे हो जाते थे, वैसे ही कैपेसिटर्स के सीरीज में होने पे 10 इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करके देख लो, 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, सो 10 इंटू 10 100 बाई 10 प्लस 10 20। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा यार? 5 माइक्रोफैराड्स। और नीचे वाले दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, फिर भी ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में हैं, तो 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफैराड। और यार ऊपर वाला 5 माइक्रोफैराड और नीचे वाला 5 माइक्रोफैराड जो है वो पैरेलल में है, तो 5 प्लस 5 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट रिजल्ट। डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारे यार प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं किसके साथ? अब हम शुरू करने वाले हैं डीपीपी ऑफ लेक्चर 8 के डिस्कशन के साथ, जो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और यदि आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लेक्चर में मैंने आपको थियोरेटिकली पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइज करने के तरीके के बारे में बताया था, पोलराइजेशन करना क्यों इजी है ये समझाया था, और डाइलेक्ट्रिक्स के साथ साथ कंडक्टर्स की पोलराइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है ये बात समझाई थी। ऑलराइट, और ये थियोरेटिकल था। पोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का क्या रोल है, ये सारी छोटी छोटी थियोरेटिकल बातें हमने तब की थी। और मैंने आपसे कहा था कि कोई डीपीपी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इस डीपीपी में देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन दिस डीपीपी एंड यू मस्ट लर्न ऑल द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस गिवन इन द लेक्चर। बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहानियां लिखनी भी आएगी, तो कहानियों के साथ साथ डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, और जो जो चीजें मैंने बताई है, पॉइंट आउट की है, उसको आपको मेंशन करना आना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज देखिए, द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन सर्व एज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड फर्दर डिस्कशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो अभी हम कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वगैरह भी हमारे लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग आने वाले लेक्चर्स में से एक है। ठीक है, तब थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। ठीक। और इसके बाद हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं डीपीपी लेक्चर 9 कैपेसिटर्स एंड फाइंडिंग कैपेसिटेंस। 10 सवाल है, एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं यार पहला सवाल क्या है हमारे सामने। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर। कैपेसिटी बोलिए या कैपेसिटेंस बोलिए, कैपेसिटर बोलिए या कंडेंसर बोलिए, ये लगभग सिनोनिमस टर्म्स है ना। The capacitance is given as 5 microfarads when a glass plate is placed between the plates of the conductor। तो ग्लास प्लेट क्या है यार? एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है सर। तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद कैपेसिटेंस बढ़ तो जाती है, so its potential becomes 1/8 of the original value। The value of dielectric constant will be। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास क्या रहा होगा? हमारे पास ना एक ओपन सर्किट में एक कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओपन सर्किट से क्या मतलब है कि आपने कहा कि सर यहाँ पे आपने जब VHL पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, तो आपने कहा शेयर Q इनिशियल जो है वो C इनिशियल V इनिशियल के बराबर है। ठीक है। जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ? कैपेसिटेंस पहले से बदल चुकी है, ये हम जानते हैं कि बढ़ चुकी है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि बदल चुकी है। और अंदर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ऑलराइट, आप क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम कह रहे हैं कि ये किसी सर्किट में तो क्लोज्ड है नहीं कि इसमें से चार्ज ले लो या दे दो। तो अगर ना ले सको ना दे सको तो चार्ज को कंजर्व कर सको। अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कंजर्व कर देंगे बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट वी कैन से इज कि भाई Q इनिशियल जो है वो Q फाइनल के बराबर होगा। तो आपने कहा C इनिशियल, इसको आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यार एप्सिलॉन नॉट A बाय D भी लिख सकते हैं। एंड V इनिशियल को यदि आपने V नॉट बोल दिया होगा, तो C फाइनल को आप बोलेंगे एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये मैंने आपको सिखाया है ना, फाइंडिंग कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में। और पोटेंशियल को क्या बोल रहे हैं? 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, सो यू विल राइट इट एज V नॉट बाय 8। V नॉट बाय 8। देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाय D, V नॉट से एप्सिलॉन नॉट A बाय D V नॉट कट गया, एप्सिलॉन R बाय 8 1 के बराबर आया, यानी एप्सिलॉन R किसके बराबर आ गया यार? 8 के बराबर आ गया, 8 के बराबर। इसका मतलब सही जवाब क्या है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट रिजल्ट। हाँ, चलिए कैलकुलेशंस वगैरह देखते रहिएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? होपफुली आपने पढ़ लिए होंगे सवाल, अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे, मैं तो उनके डिस्कशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सवाल है द इंसुलेटेड स्फेयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2। दो इंसुलेटेड स्फेयर्स हैं, इंसुलेटर हैं, है ना, इंसुलेटेड है। हम ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे से इनको जब कनेक्ट किया गया है, फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? तो आप ये बोलते हैं कि चार्ज विल फ्लो, सीधी सी बात है। दो इंसुलेटेड स्फेयर्स आपने लिए हैं, एक
स्फीयर जो है उसका चार्ज Q1 है और रेडियस R1 है, दूसरा वाला Q2 है, रेडियस R2 है। तो आप बोलोगे दिस इज Q1 having radius R1, all right, this is Q2 having radius R2। आप ये कहेंगे सर ये एक दूसरे से इतने इंसुलेटेड हैं या एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर पड़े हुए हैं कि एक दूसरे का पोटेंशियल इफेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब सर एक चार्ज के दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक उसका अपना पोटेंशियल है और एक इंटरैक्शन वाला पोटेंशियल है। Q1 वाला जो चार्ज है, जो स्फेयर है, इसका सेल्फ पोटेंशियल होगा KQ/R, मगर दूसरे वाले की वजह से इसका पोटेंशियल होता यदि ये इंसुलेटेड नहीं होते, तो यदि ये करीब रखे होते तो। लेकिन अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्या मान के चल रहे हैं कि यार ये बहुत दूर रखे गए हैं या एक दूसरे से इंसुलेटेड है। और अब आपने क्या किया है, इनको एक कंडक्टिंग वायर के जरिए आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे, चार्ज विल फ्लो, प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगी तो उसमें वो एनर्जी का लॉस होगा। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जो होता है वो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ नहीं जाता, बड़े चार्ज से छोटा चार्ज की तरफ चार्ज का मोशन नहीं होता, बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ होता है यार। सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। एंड अगर प्रोसेस होगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो सर एनर्जी लॉस भी होगी, हीट लॉस भी होगा। तो आप बोलेंगे एनर्जी विल बी लॉस्ट या एनर्जी लॉस विल टेक प्लेस। ठीक है, लेकिन ये कब होगा एनर्जी लॉस? जब चार्ज फ्लो करेगा सर। कब करेगा चार्ज फ्लो? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर, यानी पोटेंशियल सेम ना हो। अनलेस अनलेस आप बोलेंगे कि सर V1 V2 के बराबर हो जाए और के Q1/R1 जो है वो के Q2/R2 के बराबर हो जाए, और और आप बोल सकते हो Q1R2 जो है वो Q2R1 के बराबर हो जाए। Q1R2 जो है वो Q2R1 के बराबर हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो चार्ज का फ्लो नहीं तो यार एनर्जी लॉस नहीं। सिंपल। आराम आराम से डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की बेटा। इट इज इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर द एनर्जी रेसाइड्स। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टे करती है यार? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टे करती है, राइट। सो हम बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस के रूप में ना नेगेटिव चार्जेस के रूप में, फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछे यार कि पूछा जाए कि कैपेसिटर क्या एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, क्या बोलोगे? नहीं, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है व्हिच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट। वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर्स के बीच फील्ड एग्जिस्ट करती है। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के बीच में फील्ड एग्जिस्ट करती है। हाँ? चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, if two conducting spheres are separately charged and then brought in contact, दो इंडिपेंडेंटली दो स्फेयर्स को सेपरेटली चार्ज किया गया और ये आइडेंटिकल है ऐसा नहीं बताया गया, इन पे चार्ज आइडेंटिकल दिया ऐसा भी नहीं बताया गया, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? ये वही वाला एनालिसिस है जो हमने पीछे किया है कि चार्ज अलग हो सकता है, रेडियस अलग हो सकता है। हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पे क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। कब करेगा? नंबर एक बात, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं, एनर्जी लॉस नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, एनर्जी लॉस होगा। बात नंबर दो, कहां से कहां फ्लो करेगा सर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो देखिए जरा, the total energy of the two spheres is conserved, the total charge on the two spheres is conserved, both the total energy and charge are conserved, the final potential is always the mean of the original potential of the two spheres। नहीं है, अब सिर्फ इतना बोल पाओगे, चार्ज इज कंजर्व, energy will be lost, energy will be surely lost, energy will be surely dissipated,
यदि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो श्योरली डिसिपेटेड if there is a potential difference, if they are at different potentials, अगर दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हो तो, if they are at different potentials। सही है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए बात करते हैं यार आगे। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है यार। आप बोलेंगे कि सर ये कैपेसिटेंस जो होती है ये होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आप ये भी कह सकते हो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो करेक्ट, तो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट एरिया एंड प्लेट सेपरेशन। तो आप बोलेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे नहीं है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यस, द टाइप ऑफ मेटल यूज नहीं। आप सर बोलेंगे ये ऑप्शन डी पे निर्भर करता है, प्लेट्स की थिकनेस पे निर्भर नहीं करता यार, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हो उस पे भी निर्भर नहीं करता, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है याद होगा आपको, टाइप ऑफ मेटल पे भी ये निर्भर नहीं करता। सो इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द सेपरेशन। इसके अलावा भी किस किस चीज पे निर्भर करता है, प्लेट एरिया पे या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे। चलिए बात करते हैं और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो हर सवाल के आगे ना मैंने ये भी लिखा हुआ है यार कितने सारे और कौन कौन से एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है, कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। मैं पॉइंट आउट करूं या ना करूं, एज अ स्टूडेंट आपको गौर फरमाना चाहिए इस बात पे कि देखो यार ये एक ऐसा सवाल है जो इतने सारे सालों तक इतने सारे एग्जाम्स में आता रहा है, बैक टू बैक एवरी ईयर ऑलमोस्ट। तो लाइक इट इज एन इम्पोर्टेंट वन, राइट। सो इम्पोर्टेंस जो होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऐसे ही पता चलती है कि उसके एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी क्या रही है, ठीक। सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा, 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charges combine to form a big drop, then the capacitance of bigger drop compared to each individual small drop। तो आपको पता होगा, we know for an isolated sphere, एक आइसोलेटेड स्फेयर की कैपेसिटेंस भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में निकालनी बताई थी। फॉर एन आइसोलेटेड स्फेयर, काफी बेनिफिशियल था यार हमारा पिछला लेक्चर, याद होगा आपको, काफी कुछ सीखा था हमने। फॉर एन आइसोलेटेड स्फेयर जो कैपेसिटेंस होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आर होती है, 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट। दैट इज, आप ये बोलेंगे कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर कितने कैपेसिटर थे, कितने स्फेयर्स थे हमारे पास, 8 ड्रॉप्स थे। तो आपने कहा 8 टाइम्स छोटे वालों का वॉल्यूम, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन में, यही आप छोटी क्लासेस में भी करते थे, और ड्रॉप्स जो हैं वो कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, बताओ सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ा, बताओ रेडियस में क्या फर्क पड़ा, तो आप वॉल्यूम कंजर्व करते हो। आप बोलते हो 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है यार, that will be equal to 4/3 pi capital R cube, or you can simply write it as 2R cube, 2R cube जो होगा वो capital R cube होगा, और R will be equal to 2R, right। तो आप सिंपली कह सकते हो कि अगर रेडियस रेडियस जो है वो डबल हो जा रहा है, रेडियस जो है वो डबल हो जा रहा है, तो कैपेसिटेंस पे भी क्या प्रभाव पड़ा होगा यार, वो डबल ही हुई होगी। आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस जो है, दो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस पे निर्भर करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्व करने से यार अपने को ये पता चला कि रेडियस जो है वो डबल हो चुका है, वॉल्यूम कंजर्व करने से पता चला रेडियस जो है वो डबल हो चुका है, और अगर रेडियस डबल हो चुका है, यदि रेडियस डबल हो चुका है और कैपेसिटेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस भी तो डबल हो गया ना यार, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इट विल बिकम 2 टाइम्स, ठीक। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन यार। अगला सवाल है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या कंडेंसर बोल सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड इन एयर एंड 110 माइक्रोफैराड व्हेन इमर्स्ड इन एन ऑयल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द ऑयल इज, फिर से मैं आपको यही कहूंगा कि अगर एयर दिया है तो आप उसको वैक्यूम ट्रीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ना दे रखा हो। गिवन क्या है कि सी नॉट जो होगा, यानी कि वैक्यूम वाला जिसको आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी,
ये बराबर हो जाएगा यार 50 माइक्रोफैराड के। एंड सी ऑयल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट विल बी इक्वल टू 110 माइक्रोफैराड। बड़ी सिंपल सी बात है यार, है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यानी 50, दैट विल बी इक्वल टू 110। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन आर कितना निकल कर आ गया, 110 बाय 50, जीरो से जीरो गया, इट इज 2.2, 2.2 यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सो दिस हैज टू बी योर रिजल्ट, ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। आखिरी के कुछ सवाल रह गए हैं, होपफुली आपने अपना अटेम्प्ट दे दिया होगा, है ना। कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी मैंने आपको सिखाए हुए हैं। जैसे सवाल आपकी नजरों के सामने है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी एंड द प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। डायग्राम सा बना लेते हैं यार। और कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके एंड्स के अक्रॉस, जिसके प्लेट्स पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, VH VL। प्लेट सेपरेशन टोटल D है और प्लेट एरिया जो है यार वो A है, सही है। अब आप स्लैब डाल रहे हो जिसका मटेरियल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एंड इसकी थिकनेस जो है वो T है, और ये थिकनेस T लेस देन D दी हुई है। इसका मतलब ये प्लेट्स के कांटेक्ट में नहीं है, कहीं बीच में हो सकता है। आपसे पूछा गया कैपेसिटेंस बताइए, तो आपको याद होगा मैंने आपको इसका शॉर्टकट सिखाया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा कैसे लिखते थे बेटा, उसे लिखते थे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय टोटल दूरी डी में से स्लैब की थिकनेस माइनस कर दीजिए और उसकी इक्विवेलेंट थिकनेस को जोड़ दीजिए। उसकी इक्विवेलेंट थिकनेस से मतलब है आपका टी बाई के, टी बाई के या टी बाई एप्सिलॉन आर, टी बाई के या टी बाई एप्सिलॉन आर, ये आपको उसकी इक्विवेलेंट थिकनेस देखने और मिलने वाली है, ठीक है। अब इसी को अगर आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो मैं लिख सकता हूं इसे एप्सिलॉन नॉट ए बाय ऑप्शन मैच कराने की अगर कोशिश करूं तो डी माइनस टी एंड इट विल बी 1 - 1 by k, डी माइनस टी एंड 1 - 1 by k। तो आप देख सकते हैं डी माइनस टी 1 - 1 by k, ऑप्शन सी फिर से आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया। ये उन दिनों की बात है जब ऑप्शन सी जनरली सही जवाब हुआ करते थे, जस्ट किडिंग यार। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the potential gradient at which the dielectric of a condenser just gets punctured is called। देखो इस बात को समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है जब डाइलेक्ट्रिक पंचर होने का मतलब है कि चार्ज लीकेज शुरू हो जाएगा, चार्ज लीकेज विल स्टार्ट, चार्ज लीकेज विल स्टार्ट, है ना। उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है हो रहा है हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कभी ना कभी तो यार आसपास के एयर को आयनाइज करके उसमें लीक होना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो टूट गई है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ दोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर लोगे, तब जाके चार्ज लीकेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या आप ये बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन है वो ओवरकम हो जाएगा। पोलराइजेशन के बारे में कुछ और बातें बाद में दोबारा से करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो चार्ज लीकेज विल स्टार्ट, अभी आप ये समझिए, और उस स्ट्रेंथ को, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का नाम दिया जाता है टेक्निकली। ऑलराइट, चलिए बात कर रहे हैं आगे, और इस डीपीपी के डिस्कशन के आखिरी सवाल तक हम पहुंचे हैं। अब ये भी ड्रॉप्स वाला प्रॉब्लम है मगर यार कैपेसिटेंस वाला नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस वाले में हमने ये देखा कि सर ड्रॉप्स के कंबाइन करते टाइम रेडियस पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेडियस पे जो फर्क पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपेसिटेंस पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू एंड वी, राइट। नाउ अब अगर आप चार्जेस के या ड्रॉप्स के एक्यूमुलेशन के बारे में बात करो तो यार उनके चार्जेस भी तो जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक सवाल ये मैंने आपको उस बेसिस पे भी दिया हुआ है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। क्या है, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं जिनका हर एक का रेडियस r है और सबका चार्ज q है। दे कोएलेस टू टुगेदर टू फॉर्म वन स्फेरिकल ड्रॉप। द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉल ड्रॉप बाय अ फैक्टर ऑफ। तो देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वी इनिशियल जो है यार वो क्यू इनिशियल बाय सी इनिशियल है, एक बात। एंड वी फाइनल जो है
वो Q फाइनल बाय C फाइनल है। ऑलराइट, चलो दोनों एस्पेक्ट्स को अलग अलग डील करते हैं। आप बोलोगे कि सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत हम ये बोल सकते हैं कि जो Q फाइनल होगा दैट विल बी 1000 टाइम्स Q इनिशियल, 1000 टाइम्स Q इनिशियल। एंड कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के तहत हम क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के तहत हम बोल सकते हैं कि 1000, I mean 4/3 pi capital R cube that will be equal to 1000, and it is 4/3 pi small r cube. ऑलराइट, तो यहां से कैपिटल R जो है यार वो 10R निकल कर आता है। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो क्योंकि आपका कैपेसिटेंस C जो होता है यार वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, या एप्सिलॉन नॉट R होता है। दिस इम्प्लाइज फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा दैट विल आल्सो बिकम्स 10 टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस। सर अगर रेडियस 10 गुना हो रहा है, कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है रेडियस के, आप सीधी सी बात ये भी बोलोगे कि सर, क्या बोल दोगे? आप ये भी बोल दोगे कि फाइनल कैपेसिटेंस जो है ये कैपिटल आर होगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, एक बार और टेक्निकली देख लेते हैं इसे। देखिए, C final will be equal to 4 pi epsilon naught 10 times small r. So that will be 10 times C initial. 10 times C initial. All right, वैल्यू डाल देते हैं यार। तो आप बोलोगे Q final कितना है? 1000 times Q initial। और C final कितना है? 10 times C initial। C final कितना आ गया? 10 times C initial। सिंप्लीफाई करेंगे so that will be equal to 100 times Q initial by C initial, यानी कि 100 times V initial। राइट, 100 टाइम्स बी इनिशियल। इसका मतलब देख सकते हैं आप कि ऑप्शन बी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब। तो एक बार कहूंगा, 1000 वाटर ड्रॉपलेट्स या 1000 ड्रॉपलेट्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हजार के हजार का चार्ज तो कंजर्व होगा यार। वॉल्यूम भी कंजर्व होगा। वॉल्यूम को कंजर्व करने जाओगे तो वॉल्यूम ओवरऑल जो बड़े ड्रॉप का है वो छोटे ड्रॉप के कंपैरिजन में 1000 गुना आ रहा है। तो रेडियस जो है वो छोटे ड्रॉप के कंपैरिजन में 10 गुना आ जा रहा है। रेडियस अगर 10 गुना आ जा रहा है तो कैपेसिटेंस भी 10 गुना आएगा। तो इसीलिए आपने कहा कैपेसिटेंस 10 टाइम हो रहा है, चार्ज 1000 टाइम्स हो रहा है, रेशियो ले लेंगे 100 टाइम्स आ जाएगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ यार डिस्कशन होता है हमारा खत्म डीपीपी ऑफ लेक्चर 9 का। और अब बारी आ जाएगी किसकी? यस, डीपीपी ऑफ लेक्चर 10 के डिस्कशन की। दिस इज लेक्चर 10। तो अब बारी है यार डीपीपी 10 के डिस्कशन की। तो इसमें भी है कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल। होपफुली आपने ये भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर ना भी अटेम्प्ट किए हों किसी कारणवश, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन रीजन, राइट, अदरवाइज इट हैज टू बी डन ऑन द डे ऑफ द, लाइक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब आप लेक्चर देखते हैं। ऑलराइट, सो चलिए, अगर किसी कारणवश अटेम्प्ट ना किया हो तो साथ के साथ अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज एंड अनदर टाइम इन पैरेलल। सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल इक्विवेलेंट का रेशियो पूछा है। बहुत ही इजी सवाल। कि सीरीज जो होगा यार वो कैसे निकलेगा? तो सीरीज के लिए आप बोलते हैं 1 बाय सी एस जो होगा दैट विल बी 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। राइट, तो अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो 3, 9 और 18 का यार एलसीएम जो होगा वो 18 ही निकल कर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 1। ऑलराइट, तो आप बोल सकते हैं कि ये देखिए कितना निकल कर आ गया। इट इज 1 बाय सी एस इक्वल टू 9/18, है ना? या सी एस कितना निकल कर आ गया? 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैराड्स। एंड सिमिलरली अगर आप सी पैरेलल लिखने के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे रेसिस्टर्स का सीरीज का फॉर्मूला होता है वैसे कैपेसिटेंस का पैरेलल का। तो आप बोलेंगे 3 प्लस 9 प्लस 18, ये ऐसे हो जाएगा। सो इट विल बी 9 प्लस 3 व्हिच मींस 12 प्लस 18 यानी कि 30 माइक्रोफैराड्स। देयरफॉर अगर आप CS बाय CP निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 2 माइक्रोफैराड्स
बाय 30 माइक्रोफैराड्स आएगा, which means 1:15। सो ऑप्शन ए जो है यार, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, 1:15। इजी फॉर्मूला बेस्ड बात है, ये तो बस रिव्यू करवाने के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर आर थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 जॉइंट टू अ बैटरी। आपसे पूछा गया है करेक्ट कंडीशन बताइए। तो करेक्ट कंडीशन आप क्या बताएंगे। सबसे पहली बात आप बोलेंगे कि C2 और C3 देखिए पैरेलल में है। अगर C2 और C3 पैरेलल में है तो इन दोनों का ड्रॉप भी बराबर होगा होगा और Q1 जो चार्ज यहां से गुजरा होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात आप बोलोगे कि Q1 जो चार्ज गुजरा होगा वो Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, एक बात। दूसरी बात आप बोलेंगे कि सर V2 और V3 बराबर रहे होंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और तीसरी बात V1 प्लस V2 कहिए या V1 प्लस V3 कहिए क्योंकि V2 और V3 तो बराबर हैं, ये V के बराबर, ठीक है, V के बराबर। इसके अलावा कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं नहीं है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कुछ भी नहीं बताया गया आपको, इसीलिए आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या कहेंगे। आप कहेंगे Q2 और Q3 बराबर है, ऑप्शन डी से एनालाइज करते हैं। V2 और V3 तो बराबर है मगर Q2 और Q3 बराबर होना जरूरी नहीं है क्योंकि C2 और C3 आइडेंटिकल दिए हुए नहीं है। आप बोलोगे Q1 जो है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर है और V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब नजर आ रहा है। बी को देखिए Q1 जो है वो Q2 और Q3 के बराबर है, बात बिल्कुल ठीक है, मगर V जो है यार वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तब होता जब तीनों के तीनों सीरीज में होते, ये तीनों के तीनों सीरीज में नहीं है, C2 और C3 आपस में पैरेलल में। और V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V कब होता जब सारे के सारे किसमें होते, पैरेलल में होते, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता, ऐसा भी नहीं है, ठीक। सो इसीलिए हमने कौन सा ऑप्शन चुना है यार, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, दैट इज इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज। P और Q के बीच का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछा है हमसे। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि सर ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में। अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए तो आप बोल सकते हो कि 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड डायरेक्टली ऐड कर देंगे यार, और क्या निकल कर मिल जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। दूसरी बात और हम क्या कहेंगे, और हम ये कहेंगे फाइनली जो 1/C PQ है जो आपको चाहिए, उसमें ये तीन चीजें सीरीज में है। सीरीज में कौन कौन है, एक तो ये 12 वाला हो गया, प्लस 3 और 2 का रिजल्टेंट ये जो 5 है ये भी हो गया, और एक ये 20 वाला हो गया, ठीक है, 20 वाला हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इम्प्लाइज 1/C PQ जो हम लिखना चाहते हैं यार, 12, 5 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो 12 की टेबल में 5 टाइम्स पे 60 आएगा, 5 की टेबल में 12 टाइम्स पे 60 आएगा, और 20 की टेबल में 3 टाइम्स पे 60 आ जाएगा। 20 की टेबल में 3 टाइम्स पे 60 निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना निकल कर आ गया, और PPQ विल बी इक्वल टू 60 बाय इट इज 5 प्लस 12 17 प्लस 3 20, और 60 बाय 20 क्या निकल कर आ जाएगा यार, 3 माइक्रोफैराड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 माइक्रोफैराड, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सिंपल है। ऑल राइट, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यार। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स हैं 4 माइक्रोफैराड के और 6 माइक्रोफैराड के, इनको आपने कनेक्ट किया है सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 500 वोल्ट्स का दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और आपसे पूछा गया है 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, एक नेटवर्क सा इमेजिन करके एनालाइज करना चाहिए। मैं बोलूंगा ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसके साथ ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है वो 500 वोल्ट्स अप्लाई किया है, जिसमें से आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ इसके अक्रॉस जो है, यहाँ इसके अक्रॉस V1
पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस V2 होगा, ऐसा बोल देते हैं यार। ठीक है। अच्छा यार, जो भी चार्ज फ्लो होने वाला है या चार्ज इंड्यूस होने वाला है वो कितना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे CS इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट विल बी 4 into 6 over 4 plus 6, then you will write it as 2.4 माइक्रोफराड। ये सीरीज में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकल कर आ गया है। ठीक है। इसके बाद अगर आप ये कहना चाहें कि चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे CS into V नॉट, so that will be equal to CS कितना है, that is 2.4 माइक्रोफराड and this is 500 वोल्ट, तो ये निकल कर आ जाएगा 1200 माइक्रोकूलम। सिंपल है, 24 इंटू 5 120 आएगा, सो इट इज 12 क्योंकि ये 2.4 है, सो इट इज 1200 माइक्रोकूलम। अब अगर आप देखना चाहते हैं V1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे Q1 बाय C1, सो दैट विल बी इक्वल टू Q1 कितना है सर, वो तो 1200 माइक्रोकूलम है, और C1 कितना है, C1 दैट इज 4 माइक्रोफराड, तो उसको आप बोलेंगे 300 300 वोल्ट निकल कर आ गया। आंसर कितना निकल कर आ गया, 300 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर V2 के अक्रॉस देखना चाहो तो 1200 डिवाइडेड में 6 माइक्रोफराड कर देना, तो 200 आ जाएगा, और 300 प्लस 200 ही 500। देखिए आपसे क्या पूछा गया, 4 माइक्रोफराड के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, वो आपने ऐसे निकाल दिया है। ठीक है। अच्छा, इसको ना डायरेक्टली आप शॉर्टकट से पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर लोग इसे शॉर्टकट के रूप में पढ़ाते हैं, तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर का नाम देके पढ़ा देता हूँ। देखो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर V1 जो होगा वो सिंपल सी बात है Q1 बाय C1 है, सही है। और Q1 को आप क्या लिखोगे, Q1 को आप लिखोगे CS इंटू वी नॉट, ठीक, CS इंटू वी नॉट डिवाइडेड में C1 है। अब यार यहाँ CS क्या है, 1 बाय C1 आपने ऐसे रहने दिया, CS की वैल्यू है C1 C2 बाय C1 प्लस C2 एंड इट इज वी नॉट। और आप ये भी बोल सकते थे कि V1 जो है वो निकल कर आ जाएगा दूसरे वाला कैपेसिटर C2 V0 बाय C1 प्लस C2 एंड आगे सुन लो, अगर आपसे V2 पूछा होता तो आप बोलते पहले वाला कैपेसिटर C1 इंटू V0 बाय C1 प्लस C2। बहुत सिंपल है यार, इसको मॉडिफाई करना, देख लो पैटर्न है। तो जब आपको V1 चाहिए था, जब आपको V1 चाहिए था, तो V1 को आपने लिखा C2 इंटू V0 यानी 6 इंटू 500 ओवर C1 प्लस C2, दैट इज 4 प्लस 6, राइट। तो क्या निकल कर आ गया, निकल कर आ गया 3000 बाय 10 और 300 300। बात समझ में आई। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली शॉर्टकट लगा सकते थे। इस शॉर्टकट को क्या बोलते हैं लोग, इस शॉर्टकट को लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है। हम यार ज्यादा शॉर्टकट्स पे रिलाई नहीं करते, हम फील करते हैं फिजिक्स को। ठीक है। फिजिक्स को फील करिए, नॉर्मल रिलेशंस हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बार बार वही करनी है और आगे बढ़ जाएंगे करेक्ट जवाबों के साथ। ठीक है बच्चा, बात करते हैं यार अगले सवाल की। अगला पार्ट है तीन कैपेसिटेंस है, थ्री कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल कैपेसिटी विल बी। पैरेलल की कैपेसिटेंस पूछी है यार, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 है, सीधी सी बात। तो दैट विल बी इक्वल टू, पहले वाले का 10 माइक्रोफैराड है, दूसरे वाले की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, तीसरे वाले की वैल्यू भी 5 माइक्रोफैराड है। तो आंसर कितना निकल कर आ गया यार, क्वाइट सिंपल, इट इज 20 माइक्रोफैराड्स, 20 माइक्रोफैराड्स। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है यार वो बिल्कुल सही जवाब है। सही है। चलिए बात करते हैं आगे। सीरीज में होता तो क्या करते हैं, हमको पता है यार, रेसिप्रोकल करके ऐड करते और वो रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल आता। ठीक। चलिए अगला सवाल है, तीन कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटी जिनकी C1 C2 C3 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर टोटल कैपेसिटी विल बी। देखो जो अभी हम जिक्र कर रहे थे वही आ गया कि 1 अपॉन CS जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सही है। इसका मतलब है कि टोटल कैपेसिटी इनकी कैसे निकल कर आएगी। आप बोलेंगे कि सर 1 अपॉन CS जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा C1 का इनवर्स प्लस C2 का इनवर्स प्लस C3 का इनवर्स।
सही है। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, CS निकल कर आ जाएगा C1 के इनवर्स, C2 के इनवर्स, C3 के इनवर्स, के एडिशन का इनवर्स, के एडिशन का इनवर्स। क्यों? क्योंकि सर आप देख सकते हैं आपने रेसिप्रोकल लिया है बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। इजी है ना भाई? ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे यार। बात करते हैं अगले सवाल की। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। Two capacitors connected in parallel having the capacity C1 and C2 are given Q charge। जब पैरेलल में कनेक्टेड थे C1 और C2, उनको Q चार्ज दिया, जो उनके दोनों पे पैरेलल में ऑब्वियस सी बात है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C1 एंड C2 विल बी। C1 और C2 पे जो चार्ज आएगा उसका रेशियो बताना है। तो देखो आप, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे शेयर, वी नो कि जो V1 होगा वो V2 के बराबर होगा। ठीक है, V1 किसके बराबर हो गया? V2 के बराबर। V1 अगर V2 के बराबर है तो आप इसको बोल सकते हो Q1 बाय C1, Q1 बाय C1 विल बी इक्वल टू Q2 बाय C2। सिंपल सी बात है। तो किसी भी चार्ज का कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनकी कैपेसिटेंस पर निर्भर कर जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कैसे? सो रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C1 और C2 पूछा है तो Q1 और Q2 पूछा है। रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C1 दैट इज Q1 टू द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 दैट इज Q2। तो Q1 बाय Q2 किसके बराबर हो गया यार? C1 बाय C2 के बराबर हो गया। सो इट इज C1 बाय C2। ऑप्शन ए जो है यार वो बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ रहा है। सही है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ थ्री कैपेसिटर्स, तीनों की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, उनको कुछ ऐसे लगाया गया है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटी हो वो 1.5 माइक्रोफैराड। तीन कैपेसिटर, रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी चाहिए? 1.5 माइक्रोफैराड चाहिए। तो देखो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो इसको। आप बोलोगे कि सर 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है तो एक तो 1 पैरेलल में लगना ही चाहिए, एक तो 1 पैरेलल में लगना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें कुछ जोड़ोगे, उसमें पैरेलल में लगाओगे तभी कुछ जुड़ेगा। तो इसके साथ पैरेलल में कुछ जुड़ना चाहिए, लेकिन पैरेलल में जो जुड़ना चाहिए यार वो 0.5 है, वो 0.5 है। तभी तो 1 प्लस 0.5 1.5 होगा, लेकिन हमारे पास कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड के। तो एक काम करते हैं, ये वाला 1 माइक्रोफैराड और ये वाला 1 माइक्रोफैराड जो है वो आपस में सीरीज में है। आपस में जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो इनका सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? आधा। 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1। तो उनका जो सीरीज इक्विवेलेंट आएगा वो निकल कर आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड और 0.5 माइक्रोफैराड। उसके साथ जब नीचे वाले 1 को पैरेलल में कर दोगे तो देखो आप समझ सकते हो कि वो 1.5 माइक्रोफैराड निकल कर आएगा। So two of them are connected in series with each other and the resultant will be connected in parallel to the 1 microfarad. So two of them are in series and then connected in parallel to the third one, यानी option D, Delhi is the absolutely correct result. Right? चलिए अगला सवाल क्या है यार? अगला सवाल है, चार कैपेसिटर्स हैं जिनकी चारों की कैपेसिटी जो है वो 3 माइक्रोफैराड है, उनको सर्किट में कनेक्ट किया गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी इज। तो यार अगर हम ए और बी में इंटरेस्टेड है, जरा देखो जरा, अगर हम ए और बी में इंटरेस्टेड है, ये वी ए, ये वी बी है, सही है। अगर हम इसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपसे ए एंड बी और ए एंड सी के बारे में ही पूछा गया। ये कैपेसिटेंस ले लेते हैं सी, जिसकी वैल्यू पता है अपने को 3 माइक्रोफैराड। यहाँ पे भी एक सी है, यहाँ पे भी एक सी है और यहाँ पे भी एक सी है, सही है। तो अगर आप निकालना चाहें यहाँ पे शेयर वी सी ए बी, तो आप बोलोगे कि सर ये सी सी सी, ये नीचे वाली आर्म के तीनों सी आपस में सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट C/3 हो जाएगा, प्लस दैट इज इन पैरेलल विद दिस सी। तो ये पैरेलल है इस सी के साथ, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? 4C/3, 4C/3। ठीक है, C+C/3 दैट इज 4C/3। अच्छा, दूसरी तरफ आप ए और सी में इंटरेस्टेड है, तो आप बोलेंगे ये रहा ए पॉइंट सर, एंड दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी।
कैपेसिटेंस वाला। और ये रहा सर वीसी पोटेंशियल, इसको बोल देते हैं वीए पोटेंशियल। और इसी तरीके से यहाँ एक कैपेसिटर सी है और यहाँ एक कैपेसिटर सी है। अगर आप यहाँ देखना चाहें, मुझे लगता है मुझे इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। और इसको भी यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एनालाइज इसको सेपरेटली कर पाओ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अभी समझ में आ जाएगा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मुद्दे की बात ये है यार, ये वीए है। अब अगर तुम यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो तुम बोलोगे कि सर ऊपर वाली आर्म के जो दो सी और सी है ये आपस में किसमें, सीरीज में C/2 हो जाएंगे, C/2 हो जाएंगे। और नीचे वाली आर्म के भी दो किसमें आपस में, सीरीज में, वो भी C/2 हो जाएगा। और ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म तो आपस में पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा यार, C हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट रिजल्ट विल बी, क्या निकालना है आपको, देयरफॉर आपको निकालना है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B और C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C। तो आप बोलोगे A और B के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस विल बी 4C/3 और A और C के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस विल बी C। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 4:3, 4:3, विच मीन्स ऑप्शन ए जो है यार, आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल सही जवाब निकल कर आया। सो इट्स अ प्योर कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम, राइट। चलिए यार, बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे, और अब बात करते हैं इस मुलाकात के आखिरी सवाल की। इसके बाद हमारा डीपीपी डिस्कशन हो जाएगा यार कंप्लीट। तो ये क्या है सवाल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कंडेंसर को दो डाइलेक्ट्रिक से आपने फिल किया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए मीटर स्क्वायर है, सेपरेशन जो है यार वो टी मीटर है, प्लेट सेपरेशन टी है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इसने भी आधा प्लेट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, A/2। और पीछे वाले ने भी आधा प्लेट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, A/2। और अभी थोड़ी देर पहले इसी डिस्कशन में हमने देखा था कि ये कॉम्बिनेशन आपस में कैसा है यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल में है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो कहानी तो बहुत सिंपल हो गई। क्या हो गई, लिख देते हैं उसको यहाँ पे, हम बोलेंगे शेयर, शेयर जो भी हमारा C पैरेलल होगा वो सिंपली C1 प्लस C2 होगा। C1 को आप बोलोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई टी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई टी। सही। और जरा ध्यान से देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट A/T अगर इनमें से आप कॉमन ले लेंगे, अभी ठीक ऐसा ही सवाल हमने पीछे किया था, तो ये K1 प्लस K2/2 निकल कर आ रहा है। तो आप इसे बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/T एंड इट इज K1 प्लस K2/2, यानी ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट रिजल्ट। ऑलराइट, और आप देख सकते हैं कि एम्स में भी आया है, डीसी में भी पूछा गया, जिसे आप डीटीयू के नाम से जानते हैं, है ना। सो काफी सारे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डीपीपीस के बहाने सॉल्व करते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए, अभी के लिए इतना ही, और इसी के साथ डिस्कशन होता है यार हमारा कंप्लीट। जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आया हूँ यार, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आस्क अ डाउट फीचर काफी मस्त फीचर है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम आपसे डाउट्स कहाँ पूछ सकते हैं। तो बच्चों, घर बैठे पढ़ाई करते टाइम जब आपके डाउट्स आते हैं तो उनकी इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन के लिए आप आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम 2022 के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका कोई और गोल भी है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम का गोल क्या है और आप नए बैचेस के साथ अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो भी फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। और जो नए नए बैचेस हैं, इमर्ज बैच, इवॉल्व बैच, माइक्रो बैच, आप देख सकते हैं सारे के सारे बैचेस जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये मई के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं, या जस्ट एक दो दिन पहले अभी लॉन्च हुए हैं। तो यू शुड परस्यू द बैचेस। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट डायरेक्टली, एंड उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट जो चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अनअकैडमी कॉम्बैट 23 मई को है, संडे संडे कंडक्ट हो रहा है यार। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो इतने सारे टेस्ट और क्विज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं।
जितने भी टेस्ट और क्विज़ेस हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर आते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मेहनत करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, मजा आने लगेगा। ठीक है? सक्सेसफुल होना, रैंक क्रैक करना भी एक आदत होती है यार। सो एग्जाम क्रैक करना, मेक इट अ हैबिट। ठीक? चलिए, यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। जैसा कि आप जानते हो, अभिलाष 1093 मेरा यूजर नेम है। अनअकैडमी ऐप पर आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मुझे। वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। फॉलो जरूर कीजिए। उससे होगा क्या, जितने भी स्पेशल सेशंस मैं आपके लिए लगा रहा हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो आप समय रहते उन नोटिफिकेशंस का यूज करके, लाइक, नोटिफिकेशन मिलते ही आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? नॉकआउट एनसीईआरटी सीरीज भी यार इस पूरे मंथ में हमने डेडिकेट की हुई थी। इस पूरे मंथ में स्ट्रेटेजाइज किया हुआ था कि उसको कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। शेड्यूल में मेडिकल रीजंस की वजह से कुछ फ्लक्चुएशन जरूर आई है, मगर ओवरऑल टारगेट के साथ यार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज से कल में बहुत सारे, इनफैक्ट सैटरडे और संडे वीकेंड पे मैंने बहुत सारे सेशंस लगाए हैं जिसमें हम पुराने टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा, और आज की मुलाकात जो है और 10:15 बजे रात से, वो डुअल नेचर के कंप्लीट डिस्कशन को लेकर है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पुराने टॉपिक्स के डिस्कशन अगर आपसे मिस हुए हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज का टारगेट यही है, बीच के जो टॉपिक्स हैं उन्हें मैं दोबारा वीकेंड पे करवा रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। एंड चैनल को इतना प्यार देने के लिए लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सीख पाए। बहुत जल्दी हम प्रॉपर रूटीन में आके दोबारा से लेक्चर्स रिज्यूम करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।